मैंने हमेशा इस कहानी को बताने से खुद को रोका है, क्योंकि मुझे पता है लोग इसे एक मिथक समझते हैं। लेकिन जब से मैं अपने जैसे और लोगों से मिला हूं जिन्होंने यही चीज अनुभव की है, मैंने तय किया कि अब मैं द रेक के साथ हुए अपने एनकाउंटर के बारे में सबको बताऊंगा। ये तब हुआ जब मैं अपनी 20s में था। मेरी गर्लफ्रेंड लारा और मैं मिड टर्म्स के बाद शहर से बाहर जाना चाहते थे। हमें हुड रिवर काउंटी में एक शानदार कॉटेज मिल गया, लेकिन किसी तरह उसकी बहन एली और उसका बॉयफ्रेंड टाइलर भी हमारे प्लान में घुस आए और मेरा लारा के साथ अकेले बिताने वाला वीकेंड मुझसे छिन गया। सबसे ज़्यादा दुख इस बात का था कि मैं उसी वीकेंड लारा को प्रपोज करने वाला था, लेकिन एली और टाइलर के होने से वो पूरा सपना टूट गया और मैंने सोचा कि अभी नहीं। एली ठीक थी, लेकिन टाइलर से मेरी कभी नहीं बनी। वो एक फुटबॉल प्लेयर था, बहुत ड्रग्स लेता था और हर वक्त लोगों के सर पर सवार रहता था। कैबिन जंगल के बहुत अंदर था और रास्ते में कई बार लगा कि हम भटक गए हैं। हम शाम ढलते ढलते पहुंचे और तुरंत खाना बनाया। एली और टाइलर ने पीना शुरू किया और धीरे धीरे हमें भी शामिल कर लिया। रात 10 बजे तक हम सब बुरी तरह नशे में थे। मैं टाइलर के साथ घुल मिल रहा था और उसने मुझे बाहर गांजा पीने के लिए भी मना लिया, जो एक बहुत बुरा फैसला था। गांजा और मैं साथ में कभी नहीं जमे। टाइलर बार बार नेचर हाइक पर जाने की बात कर रहा था। उसने कुछ और ड्रग्स भी लिए थे और कह रहा था कि वो तारों से बात करना चाहता है। गांजा हमेशा की तरह मेरे दिमाग और पेट दोनों के साथ खेल रहा था, तो मैं अंदर गया और काउच पर जाकर लेट गया। मैंने सुना लारा और एली भी बाहर टाइलर के साथ जा रही थी। उनकी आवाज़ें धीरे धीरे दूर होती गईं। मुझे समझ नहीं आया मैं सो रहा था या वो सच में कैबिन से दूर जा रहे थे। आखिरकार मैं सो गया और मुझे अजीब सपने आने लगे। सपने उसी कॉटेज के थे, हम चारों के, और जंगल से रेंगती हुई एक अंधेरी परछाई के। फिर मेरा बचपन उस कैबिन में दिखने लगा। पुरानी साइकिलें, कार्टून्स और टीवी शोज के पोस्टर। मैंने अपने बचपन के कपड़े कमरे में चलते हुए देखे, लेकिन उनके अंदर कोई नहीं था। फिर एक डरावनी आवाज ने मेरे सपनों को घेर लिया। वो बाहर से आ रही थी और करीब आती जा रही थी। फिर कॉटेज का दरवाजा खुला और गहरी लाल रोशनी अंदर भर गई। वो आवाज और साफ हो गई और कुछ छोटी सी चीज दरवाजे से अंदर घुसी। वो मेरा पुराना कुत्ता बैक्स्टर था। वो मेरे पास आया, बैठा और ऊपर देखने लगा। फिर उसके मुंह से एक अजीब आवाज निकली, जैसे वो हंसने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन हंस नहीं पा रहा हो। पहले मैं उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन फिर बैक्स्टर बदलने लगा, कुछ और रूप लेने लगा। उसके बाल झड़ने लगे, फिर उसके हाथ पैर लंबे होने लगे। उसकी त्वचा पीली, चेहरा चिकना हो गया, जैसे उसका मुंह ही ना हो। लेकिन उसका मुंह था, क्योंकि जैसे ही वो पूरी तरह बदल गया और उसकी आंखें मुझ पर टिक गईं, उसके चेहरे पर एक चीरा खुला, जिसमें से टेढ़े मेढ़े दांत दिखे, और फिर एक छुपा हुआ जबड़ा खुलकर बाहर आया। उसकी आंखें मेरी आंखों को जकड़े हुए थीं, जैसे मैं हिप्नोटाइज हो गया हूं। उनमें अजीब सी बिल्ली जैसी चमक थी। उसके लंबे पतले हाथ मेरी तरफ बढ़े और उसका मुंह और खुल गया। वो हंसी जैसी आवाज तेज हो गई, उसके गले से फूटने लगी, और तभी मैं जाग गया। मैं अभी भी काउच पर था। कमरे में अंधेरा था और मैं अकेला था, लेकिन वो अजीब अधूरी हंसी अब भी चल रही थी। वो सपने से निकलकर हकीकत में आ गई थी। मेरी आंखें कमरे में घूमी और आवाज का सोर्स ढूंढने लगी, और काश मैंने ऐसा ना किया होता। कमरे के पीछे के कोने में कुछ झुका हुआ बैठा था और मुझे घूर रहा था। उसकी आंखों में वही बिल्ली जैसी चमक थी जो मेरे सपने में थी। धीरे धीरे मेरी आंखें अंधेरे की आदी हुई
और मैंने वही प्राणी देखा जिसमें बैक्स्टर बदला था, वही प्राणी जिसे बहुत लोग द रेक कहते हैं। ये नाम उसे उन कुछ लोगों ने दिया है जो उससे मिले हैं और जिंदा बचे हैं। उसका रूप बिना बालों वाला, इंसान जैसा, लंबे पतले हाथ पैर और मुंह में ऐसे दांत जैसे जंग लगा हुआ रेक हो। वो रेक जमीन पर पैर मोड़कर बैठा था और वही डरावनी हंसी जैसी आवाज निकाल रहा था। वो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बच्चा किसी जटिल खिलौने से खेलने की कोशिश कर रहा हो। फिर मेरी नजर उस पर गई जो वो पकड़े हुए था। एक खून से सनी हुई फुटबॉल, टायलर की फुटबॉल। रेक उसे हाथों के बीच रगड़ रहा था, हवा में उछालकर पकड़ रहा था जैसे कोई बच्चा खेलता है। इतना भयानक प्राणी और उसका इतना बचकाना व्यवहार, वो देखना ही डरावना था। फिर रेक ने फुटबॉल जमीन पर रखी और मेरी तरफ लुढ़का दी। फिर वो डगमगाता हुआ फर्श पर चलने लगा और काउच के पास आकर रुक गया। मैं हिल नहीं पा रहा था, पूरी तरह जकड़ा हुआ था। रेक ऐसे देख रहा था जैसे मेरे जवाब का इंतजार कर रहा हो और उसे गुस्सा आ रहा हो कि मैं उसके साथ खेल नहीं रहा। फिर वो उठा और धीरे धीरे मेरी तरफ चला। उसने अपना डरावना पंजा नीचे किया। मुझे लगा वो मेरा चेहरा पकड़ लेगा, लेकिन उसने फुटबॉल उठा ली। वो फिर से कोने में गया और वहीं बैठ गया। उसने फुटबॉल फिर से जमीन पर रखी और दोबारा मेरी तरफ लुढ़का दी। खून से सनी फुटबॉल मेरे सामने पड़ी थी और मैं अब भी हिलना नहीं चाहता था। रेक के गले से एक गुर्राहट निकली। मैं उसे और नाराज नहीं करना चाहता था, तो मैंने झुककर फुटबॉल उठाई और धीरे से वापस उसे उसकी तरफ लुढ़का दिया। रेक अपनी जगह पर उछलने लगा जैसे बहुत उत्साहित हो। उसकी अधूरी हंसी और भारी हो गई और ज्यादा खिंची हुई, जैसे जबरदस्ती निकल रही हो। उसने खुशी से बॉल उठाई और फिर से मेरी तरफ लुढ़का दी। मैंने फिर से बॉल उठाने के लिए हाथ बढ़ाया और देखा, मेरा हाथ जो खून से सना था उसमें लंबे सुनहरे बाल फंसे हुए थे, बिल्कुल लारा जैसे। मैंने अपने पेट को कसकर पकड़ा ताकि वहीं उल्टी ना कर दूं। मुझे नहीं पता था बाकी लोगों के साथ क्या हुआ, लेकिन साफ था उनका इस चीज से हिंसक सामना हुआ था और कम से कम एक बुरी तरह घायल था। मुझे कुछ भी करके वहां से निकलना ही था। मैंने देखा वो इस खेल का मजा ले रहा है, तो मैंने तय किया अगली बार बॉल को कोने से टकराकर किचन में फेंक दूंगा। अगर वो उसके पीछे गया तो मेरे पास कुछ सेकंड्स होंगे। हॉलवे में दौड़ कर जाऊंगा और मेरे और उसके बीच दरवाजा बंद कर दूंगा। रेक ने फिर से बॉल मेरी तरफ लुढ़का दी। मैंने खून से सनी बॉल उठाई और बाएं हाथ के नीचे से फेंकी। वो सीधा किचन के दरवाजे से अंदर चली गई और अंदर उछलने लगी। रेक तुरंत उछलकर बॉल के पीछे किचन की तरफ भागा। मैं बिजली की तरह काउच से उठा और हॉलवे में अपने बेडरूम की तरफ भागा, लेकिन पीछे से तेज कदमों की आवाज आई और मैंने देखा रेक मेरे पीछे था और तेजी से दौड़कर मेरे पास आ रहा था। मैं जिस पहले कमरे में घुस सकता था उसमें घुस गया। वो बाथरूम था। वो कॉटेज का मजबूत दरवाजा था और उसमें लॉक भी था। दरवाजे के पीछे एक शीशा टंगा हुआ था। जैसे ही मैंने दरवाजा बंद किया, रेक ने मुक्का मारकर उसे तोड़ दिया और शीशे के टुकड़े पूरे बाथरूम में बिखर गए। मैंने शीशे के 2 बड़े टुकड़े उठाए और पूरी ताकत से उस पर वार करने लगा। कांच मेरे हाथों और उंगलियों को काट रहा था, लेकिन मैं पकड़कर वार करता रहा। हर वार के साथ मेरे हाथों के घाव गहरे होते गए, लेकिन नुकसान रेक का भी हो रहा था। टूटे हुए दरवाजे में उसका शरीर फंसा हुआ था, इसलिए वो ठीक से बचाव नहीं कर पा रहा था। उसने अपने पंजों से मुझे कई बार जख्मी किया और मेरा खून बहने लगा, लेकिन मैं उसे पीछे धकेलने में कामयाब रहा। रेक खुद को दरवाजे से छुड़ाकर कॉटेज के अंदर वापस भागा। मैंने सुना
सामने का दरवाज़ा अपने हिंजिस से टूट गया और वो चीज़ रात में गायब हो गई। मैं सुबह तक बाथरूम में ही रहा, इंतज़ार करता हुआ कि शायद वो लौट आए, लेकिन वो नहीं आया। फिर पुलिस आई। मैंने उन्हें फ़ोन किया था, उन्हें बताया था कि मुझ पर किसी चीज़ ने हमला किया है और मेरे दोस्त लापता हैं। कुछ घंटों बाद लारा, एली और टायलर के शव मिले, या कहूँ उनके बचे कुचे हिस्से। साफ था किसी जानवर ने उन पर हमला किया था और उन्हें आंशिक रूप से खाया था, लेकिन जांचकर्ता ये तय नहीं कर पाए कि वो कौन सा जानवर था। वो कहते रहे शायद भालू था, शायद भेड़िया था, या कोई और जानवर था, शायद ये, शायद वो। सालों तक मैंने खुद को समझाया कि यही सच है, कि किसी जानवर ने उन्हें मारा था और मैं गांजे के असर में आधा सपना देख रहा था। दोस्त, परिवार, जांचकर्ता, यहां तक कि डॉक्टर भी मुझे समझाते रहे कि इसका एक तार्किक कारण है। कोई अर्बन लेजेंड नहीं, कोई ऐसा क्रिप्टिड नहीं जो पैसिफिक नॉर्थवेस्ट के जंगलों में रहता हो। वही बाल रहित इंसान जैसी आकृति जिसके बारे में कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कहते हैं कि वो उन्हीं जंगलों में भटकता है जहां लारा और बाकी मारे गए थे। कभी वो खेलते बच्चे जैसा व्यवहार करता है, कभी पागल मांसाहारी दरिंदे जैसा। कहा जाता है द रेक के पास अजीब टेलीपैथिक इफेक्ट है, वो सपनों को भी प्रभावित कर सकता है, और कहा जाता है वो बहुत कम लोगों को जिंदा छोड़ता है। जो बचे हैं मैं उनसे मिला हूं और हमारी कहानियां लगभग एक जैसी हैं। जिस बात ने मुझे यकीन दिलाया कि रेक सच है और उस रात जो हुआ वो हकीकत था, वो ये है कि पिछले साल मैंने केविन की क्राइम सीन फोटोज देखी। उनमें लिविंग रूम की तस्वीरें भी थीं जहां मैं सो रहा था और उसी जगह जागा था। तस्वीरों में साफ दिख रहा था फर्श पर खून की दो अलग लकीरें थीं। एक लकीर मेरी थी जब मैंने फुटबॉल कमरे के कोने तक लुढ़काई थी, और दूसरी लकीर किसी और चीज की जिसने उसे वापस मेरी तरफ लुढ़काया था। अपनी कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपको ये बताना होगा कि ये सब मेरे घर के इतना पास हुआ कि आज भी सोचकर मैं डर जाती हूँ। साल 2000 की सर्दियों में हम मिडवेस्ट से एक सदर्न स्टेट में शिफ्ट हुए, जहां हमने करीब 80 एकड़ ज़मीन खरीदी। हम घोड़े वाले लोग हैं, ट्रेल राइड करना हमें बहुत पसंद है और हम लोकल रोडियोज में भी हिस्सा लेते थे। उस वक्त हमारे पास करीब 8 घोड़े थे और उनमें से कोई भी ज़्यादा चंचल या डरपोक नहीं था। हमारे पास और भी कई जानवर थे और हम अपनी ज़मीन पर काफ़ी शिकार भी करते थे, लेकिन सच कहूँ मुझे अपनी ज़मीन पर कभी डर नहीं लगा, यहाँ तक कि अमावस की रातों में भी नहीं, जब सिर्फ मेरे फ़ोन की हल्की सी रोशनी साथ होती थी, या जब मैं रात को चुपके से घर से निकलती थी। मैं खेतों और पेड़ों के बीच से करीब 1/4 मील पैदल चलकर अपने ड्राइववे के आखिर तक जाती थी और वहीं मेरा बॉयफ्रेंड मेरा इंतज़ार करता था। एक रात की बात है, मैं तब करीब 19 या 20 साल की थी और मेरा छोटा भाई लगभग 15 या 16 का। हम दोनों और उस समय मेरा जो बॉयफ्रेंड था, हमने सोचा कि चलो बाहर जाकर तारे देखते हैं। हमारे ड्राइववे के ठीक बीच से सबसे अच्छा नज़ारा मिलता था। एक तरफ घोड़ों का अस्तबल था और दूसरी तरफ खुला, दलदली, ऊंची घास वाला इलाका था। उस तरफ घास हमेशा ऊंची ही रहती थी क्योंकि ज़मीन इतनी कीचड़ भरी रहती थी कि हम ट्रैक्टर से ठीक से उसे दबा नहीं पाते थे और ना ही लॉन मोवर से उसे ठीक से काट पाते थे। वो दलदली इलाका हमारे बाईं तरफ था और दाईं तरफ घोड़ों का अस्तबल था। वो अस्तबल बस एक खुली सी इमारत थी जिसमें स्टॉल्स बने थे, लेकिन उस समय घोड़े अंदर नहीं थे, वो बाहर ही चर रहे थे। हम लोग मेरी कार के गर्म बोनट पर लेटे हुए थे और नीचे एक कंबल बिछा हुआ था। हम तारे देख रहे थे और बीच बीच में टूटते तारे भी दिख जाते थे। सब कुछ शांत था,
खूबसूरत था जैसा हमें लगता था। हम अपने इलाके के कायोटेस के झुंड की आवाज़ सुन रहे थे। वो चांद की तरफ मुंह करके हाउल कर रहे थे। और फिर अचानक एक नई आवाज़ आई जिसने हम तीनों के रोंगटे खड़े कर दिए। हमने एक ऐसी हाउल सुनी जो बहुत अलग थी। वो कायोटेस जैसी नहीं थी, और सच कहूं तो वो भेड़िए जैसी भी नहीं लग रही थी। मेरे अंकल जो हमारे साथ रहते थे वो भेड़ियों के बड़े शौकीन थे, तो मुझे लगता है मैं उनकी आवाज़ पहचान सकती थी और भेड़िए और कायोटे की आवाज़ में फ़र्क समझती थी। लेकिन वो आवाज़ वो उन दोनों में से कुछ भी नहीं थी। और जब उसने पहली बार हाउल किया तो बाकी सारी आवाज़ें बंद हो गईं। चारों तरफ सन्नाटा छा गया और फिर थोड़ी देर बाद वही आवाज़ फिर से सुनाई दी। फिर हमें दूर से कायोटेस के भागने की आवाज़ें आईं। कम से कम उस वक्त हमें ऐसा ही लगा, लेकिन अब मैं इतनी श्योर नहीं हूं। लेकिन उस समय जो कुछ हम देख रहे थे उसके हिसाब से वही सही लगा, क्योंकि घोड़े बहुत ज़्यादा बेचैन हो गए थे। अभी थोड़ी देर पहले तक जब कायोटेस गा रहे थे तब घोड़े शांत थे, आराम से घास चर रहे थे। लेकिन अब वो जोर जोर से फुफकार रहे थे और अपने कान हर दिशा में घुमा रहे थे। उनकी नाक से तेज सांस निकल रही थी। वो चारों तरफ देख रहे थे जैसे किसी खतरे को पहचानने की कोशिश कर रहे हों। तभी हमने तय किया कि शायद अब घर के अंदर जाकर एक गन और फ्लैशलाइट ले आना सही रहेगा। हम कार घुमाने लगे और तभी हमने कुछ देखा। वो जो भी था वो ऐसा दिख रहा था जैसे किसी बहुत बड़े दुबले पतले बीमार से भेड़िए की परछाई हो। घर जाते वक्त हमें एक छोटे नाले के ऊपर बनी एक पुलिया पार करनी पड़ती थी जो हाल ही में काफ़ी बह चुकी थी, और उसी में मेरी कार एक पत्थर पर अटक गई। कार तिरछी हो गई और हम वहीं फंस गए। इसका मतलब था हमें अंधेरे में बिना किसी हथियार के लगभग एक फुटबॉल मैदान के एक तिहाई या आधे जितनी दूरी पैदल तय करनी थी। जो चीज़ इस हिस्से को और डरावना बना रही थी वो ये थी कि हमें एक बड़ी खड़ी पहाड़ी चढ़नी थी और घने उगे हुए पेड़ों के बीच से गुजरना था। और पूरे रास्ते वो एहसास बना रहा कि कोई या कुछ हमें देख रहा है और शायद हमारा पीछा कर रहा है। मेरा भाई गोली की तरह सीधे घर तक भागा। उसकी सांस फूल चुकी थी और उसने पहुंचते ही मम्मी पापा को डरा दिया। उसने उन्हें बताया कि हमने क्या देखा और कहा कि हमें इसकी जांच करनी चाहिए। लेकिन मैंने भागने से इनकार कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि भागना किसी शिकारी के इंस्टिंक्ट्स को जगा सकता है। जब आप भागते हैं तो वो भी अपने शिकार को पकड़ने के लिए भागता है। मैं कोशिश कर रही थी कि जितना हो सके कम आवाज़ करूं। मैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक हल्का हल्का दौड़ रही थी। मैं सोच रही थी कि अगर मेरे पीछे कुछ आया तो शायद मैं किसी पेड़ पर जल्दी से चढ़ सकूं। मेरा बॉयफ्रेंड पहाड़ी के ठीक बीच से तेज कदमों से चल रहा था और मुझसे पहले घर पहुंच गया। तो हाँ, लड़कों ने अकेली लड़की को बाहर छोड़ दिया था। थोड़ी देर बाद मैं भी पहुंच गई। मेरे पेरेंट्स ने हमें ट्रक की चाबी दी, एक स्पॉटलाइट दी और एक हैंडगन दी। फिर हम तीनों उसी खुले इलाके की तरफ वापस गए जहां घोड़े घबराए हुए थे। ट्रक से स्पॉटलाइट की रोशनी में उस दलदली इलाके में हमने करीब 2 दर्जन चमकती हुई लाल आंखों के जोड़े देखे, और हर जोड़ा जमीन से बस करीब 1 फुट ऊपर था। लेकिन उनकी पीठें उनसे कहीं ज़्यादा ऊंची लग रही थी। हम उन्हें ठीक से देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम चाहे जो करते वो हमेशा स्पॉटलाइट की रोशनी के घेरे से बाहर ही रहते। हम उन्हें साफ साफ देख नहीं पाए, लेकिन जो कुछ हमने देखा वो मैं आपको बताऊंगी। उनके सर जमीन के बहुत करीब झुके हुए थे। वो बहुत पतले, हड्डियों जैसे दुबले थे। उनका आगे का हिस्सा पीछे के हिस्से से काफ़ी नीचा था और वो इंसान की तरह खड़े भी हो सकते थे और वहाँ पड़े हे बेल पर उछल कर चढ़ जाते थे।
वो जीव जो भी थे काफ़ी समझदार भी लग रहे थे। हम ट्रक को जितना अंदर ले जा सकते थे लेकर गए। फिर करीब 5 मिनट के लिए उसकी लाइट्स बंद कर दी और फिर अचानक हमने हाई बीम्स ऑन कर दी। हमें उम्मीद थी कि शायद वो जीव चौंक जाएंगे, लेकिन वो अब भी घास में ही थे, बस उसी किनारे पर जहां हमारी रोशनी जमीन और आसपास के हिस्से को छूती थी, लेकिन उन्हें नहीं। मेरा बॉयफ्रेंड गन लेकर ट्रक से बाहर उतरा। वो पास जाकर देखना चाहता था कि क्या वो एक को मार सकता है, ताकि हमें पता चल सके कि ये आखिर हैं क्या। आखिरकार वो घोड़ों के लिए खतरनाक लग रहे थे। जब वो ऐसा कर रहा था, मैं और मेरा भाई ट्रक में ही रहे। हम लाइट संभाल रहे थे और उसके आसपास नजर रख रहे थे, कहीं कोई अचानक हमला ना कर दे। और बाद में समझ आया कि वो ठीक यही करने की कोशिश कर रहे थे। कम से कम 1 दर्जन जीव कुछ ही पलों में उसके चारों तरफ आधा घेरा बना चुके थे और उसकी पीठ की तरफ ट्रक था और उनका एक और झुंड पेड़ों की शाखाओं के नीचे छाया में हमारी दाईं तरफ था। वो बहुत अजीब आवाज़ें निकाल रहे थे और पुराने सड़े हुए हे बेल्स पर कूद फांद कर रहे थे। उस वक्त ये सब पागलपन जैसा लग रहा था, जैसे वो कह रहे हों, अरे इधर देखो, हमें देखो, जैसे वो हमें भटका रहे हों। वो जानवर बहुत ही चालाक थे और उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। फिर मेरे बॉयफ्रेंड ने एक गोली चलाई, फिर दूसरी चलाई, फिर लगातार 6 गोलियां दाग दी, तेजी से, एक के बाद एक। और ऐसा लगा कि निशाना लगा है, क्योंकि ज़मीन पर कुछ गिरा और उसके बाद हिला नहीं। जब वो पास जाकर देखने की कोशिश करने लगा कि क्या सच में उसने एक को मार गिराया है, तो बाकी जीव उसके चारों तरफ और सख्ती से घेरा बनाने लगे, जैसे उसकी रक्षा कर रहे हों। तब मेरे बॉयफ्रेंड ने कहा, छोड़ो यार, अगर मारा है तो कल दिन में देख लेंगे, जब सूरज निकल आएगा और सेफ होगा। उसने कहा, चलो यहाँ से तुरंत निकलते हैं। हम घर वापस गए और सबको बताया कि क्या हुआ और हमने क्या देखा। अगली सुबह सूरज निकलने के बाद करीब 6:30 या 7 बजे हम वापस गए, यह देखने की कहीं खून या लाश मिलती है, लेकिन हमें बस घास में एक चपटा गोल निशान मिला, जहां साफ दिख रहा था कि कुछ वहां लेटा हुआ था, लेकिन ना खून, ना कोई निशान, ना कोई बाल, कुछ भी नहीं दिखा। हमारे पास वही एकमात्र सबूत था और वो काफ़ी नहीं था। हमने बहुत से लोकल हंटर्स से बात की, गेम वार्डन्स, पार्क रेंजर्स, यहाँ तक कि मिलिट्री वालों से भी, लेकिन नहीं। जो जवाब मिले वो बस माउंटेन लायंस या जंगली सूअर थे, लेकिन मुझे पक्का पता है वो इनमें से कुछ भी नहीं था। माउंटेन लायंस और पैंथर्स झुंड में शिकार नहीं करते और वो ऐसे व्यवहार नहीं करते। और जंगली सूअर, सच कहूं तो वो जंगली सूअर तो बिल्कुल नहीं थे। तो फिर वो क्या था? चुपाकाब्रा, जंगली कुत्ते या कायोटेस? मुझे नहीं लगता कि हम कभी जान पाएंगे, लेकिन मैं आज भी उसी घर में रहती हूँ। अब मेरे अपने बच्चे हैं और आज भी मैं ये पक्का करती हूँ कि अगर हम रात में बाहर हों तो पूरी सावधानी बरतें, हमारे पास हथियार हों और आंगन में बड़ी आग जल रही हो। मैं कैमरे लगाना चाहती हूँ, लेकिन शायद मैं ये जानना ही नहीं चाहती कि हमारी ज़मीन के आसपास क्या छिपा हुआ है। वैसे ये ज़मीन पहले नेटिव अमेरिकन की थी और यहाँ दफनाने की जगह भी थी। मुझे ये पता है क्योंकि एक कॉलेज की टीम यहाँ आई थी और यहाँ से पॉटरी और एरोहेड्स मिले थे। मेरा बेटा तो यहाँ तक कहता है कि वो हर रात इन चीज़ों को देखता है जब वो खिड़की से बाहर देख रहा होता है। वो कहता है कि वो चीज़ें रूप बदल सकती हैं। तो मुझे लगता है हमारे आसपास स्किन वॉकर्स हैं, लेकिन जो भी है, यहाँ हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जिसे समझाया नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी
ये मेरा घर है और मैं यहां से जाना नहीं चाहती। दो 2016 में मेरे साथ एक ऐसा अनुभव हुआ जिसने मुझे जिंदगी भर के लिए अंदर तक डरा दिया। एक रात की बात है, शायद पतझड़ के बीच का समय था। मैंने अपनी कुछ दोस्तों के साथ स्लीप ओवर प्लान किया था। अगर मुझे सही याद है तो वो या तो मेरा बर्थडे था या मेरी किसी दोस्त का। स्लीप ओवर मेरे घर पर होना था और उससे एक दिन पहले मैंने पूरा दिन घर को साफ सुथरा बनाने में लगा दिया ताकि सब कुछ अच्छा लगे। जब मैं बाहर डेक पर झाड़ू लगा रही थी, मैंने अपने सामने फैले मीलों लंबे जंगल को देखा और अचानक एक ख्याल आया। मुझे लगा क्यों ना हम सब दिन में मेरे घर के पीछे वाले जंगल को एक्सप्लोर करें। फिर वो दिन आ गया और मैं फ्रंट डोर के पास खड़ी इंतजार कर रही थी। मैं शायद 5 मिनट तक इंतजार करती रही। तभी कैटलिन की मॉम हमारे ड्राइवे में गाड़ी लेकर आई। मैं तुरंत दौड़कर कैटलिन से गले लगी और उसे उत्साह से अपना जंगल वाला प्लान बताया। वो खुशी से मान गई और हम बाकी दोस्तों का इंतजार करने अंदर चले गए। थोड़ी देर में बाकी दो दोस्त भी आ गईं। हम सब काउच पर बैठे पहले एक मूवी देखी, फिर कुछ कैरियोके किया, जैसा कि 13 साल की लड़कियां घर पर अकेले करती हैं। फिर मैंने कहा, अब हमारे एडवेंचर का समय है। जोआना और मैंने हाइक के लिए कुछ ज़रूरी सामान बैग में रखा, जबकि कैटलिन और सारा इधर उधर मस्ती कर रही थी। जैसे ही हम जंगल में घुसे, मैंने महसूस किया हवा पहले से कहीं ज़्यादा ठंडी हो गई थी। मैंने पूछा, क्या तुम्हें नहीं लगता हमें वापस जाना चाहिए? बहुत ठंड हो रही है। लेकिन वो सब ताज़ी हवा का मज़ा लेना चाहती थी, तो उन्होंने मना कर दिया और मैंने हिचकिचाते हुए रास्ता दिखाना जारी रखा। थोड़ी देर चलने के बाद मेरी नज़र के किनारे कुछ काला सा हिला। मैंने उधर देखा, लेकिन उससे पहले कि मैं कुछ साफ देख पाती, सारा ने मुझे कोहनी मारी और पेड़ पर बैठे एक ईगल की तरफ इशारा किया। मैंने उसकी बात पर प्रतिक्रिया दी और फिर तुरंत उसी जगह देखा, लेकिन अब वहां पर कुछ भी नहीं था। करीब 1 घंटे बाद मैंने वही हरकत फिर से देखी। इस बार मैंने ध्यान से देखा और इस बार मुझे सच में कुछ दिखा। घने पेड़ों के बीच कुछ भाग रहा था, एक बालों से ढका कुत्ते जैसा कुछ। पहले मुझे लगा वो कायोटे है, लेकिन फिर वो इंसान की तरह 2 पैरों पर खड़ा हो गया और मुझे समझ आ गया मैं गलत थी। वो करीब 6 या 7 फीट लंबा था और उसका शरीर अजीब तरह से विकृत था। मैं चीखी और दोस्तों को दिखाया, लेकिन तब तक वो प्राणी गायब हो चुका था। वो सब हैरान थी, मुझसे सवाल करने लगी। साफ था उन्हें यकीन नहीं था। थोड़ी देर बाद हमने बात को हल्का लिया और घर लौटने का फैसला किया। अंधेरा घिरने लगा था। हम करीब 5 मिनट ही चले थे कि पीछे से एक टहनी टूटने की आवाज आई। मुझे पता था वो आवाज सबने सुनी थी। वो आवाज बहुत तेज थी। हमने पीछे मुड़कर देखा और वहां वही प्राणी खड़ा था। वो हमें घूर रहा था जैसे भूखा जानवर हो। उसकी छोटी पीली आंखें थीं, चौड़ा खुला मुंह था और तेज धारदार दांत थे। इस बार हम सब चीखे और जान बचाकर भागे। मैं इतनी तेज भागी कि लगा पैर जवाब दे देंगे। एक पल मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो अब भी था और फिर अचानक वो गायब हो गया। घर पहुंचने के बाद मैंने इंटरनेट छान मारा कि ये क्या हो सकता है, क्या किसी और ने भी देखा है। मुझे वेयरवुल्व्स और डॉगमैन के बारे में कुछ मिला। लोग ऐसी साइटिंग्स की रिपोर्ट करते रहे हैं। खुशकिस्मती से हम सब आज भी जिंदा हैं, लेकिन अब हमारे पास एक कहानी है जिसे हम अपने बच्चों और परिवार को सुनाएंगे। वो स्लीप ओवर हम कभी नहीं भूलेंगे। ये कहानी 2014 या 2015 की सर्दियों की है। थॉमसन कनेक्टिकट में
जो वेबस्टर की सीमा से लगता है। मुझे ठीक ठीक याद नहीं ये कौन सा साल था, लेकिन वो दिन ऐसा था जिसने मेरे दिमाग में ये बात हमेशा के लिए बैठा दी कि भूत, या जिन्हें हम भूत मानते हैं, वो सच में होते हैं। इससे पहले मैं कई बार घोस्ट हंट्स पर जा चुका था, दोस्तों के साथ भी और अकेले भी। मैं अकेले जाना पसंद करता हूँ क्योंकि दूसरे लोग इसे उतनी गंभीरता से नहीं लेते जितना मैं लेता हूँ। अक्सर ईवीपीज में दूसरे घोस्ट हंटर्स की आवाज़ें घुल जाती हैं और मेरा मानना है कि ज़्यादातर ईवीपीज ऐसे ही बनते हैं। लोग आम आवाज़ों को भूतिया गतिविधि समझ बैठते हैं, लेकिन इस बार मैं एक प्लान्ड घोस्ट हंट पर था, अपनी तब की गर्लफ्रेंड के साथ, जो अब मेरी एक्स है, और उसके 3 या 4 दोस्त भी थे। हम सब उसकी दोस्त मैकेंजी के घर पर मिले, जो फैबियन रोड पर बने लोकल लेजेंडरी फैबियन हाउस से करीब आधा मील दूर था। वो घर एक मक्के के खेत के पास है और चारों तरफ घने पेड़ों की छतरी से घिरा हुआ है। गर्मियों में सड़क से तो वो घर दिखता भी नहीं, पत्ते इतने घने होते हैं कि सैटेलाइट व्यू में भी वो घर मुश्किल से दिखता है। लेकिन सर्दियों में जब पत्ते गिर जाते हैं तो सड़क से वो घर साफ दिखाई देता है। वो घर सड़क से करीब 70 फीट पीछे बना है और वो घर खुद में बहुत अजीब दिखता है। मुझे नहीं पता उसे किस स्टाइल का घर कहेंगे, गॉथिक, विक्टोरियन या बस विक्टोरियन। घर का एक हिस्सा टावर जैसा है, ऊपर नुकीली कोन शेप छत के साथ। सच कहूं तो अंदर और बाहर से वो जगह स्ट्रेंजर थिंग्स के तीसरे सीजन वाले घर जैसी लगती है। जब हम वहां पहुंचे तो करीब आधी रात हो चुकी थी। हम सड़क पर घर की तरफ बढ़ रहे थे, हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, अपने पुराने घोस्ट एक्सपीरियंसेस की बातें कर रहे थे। हम सब काफ़ी उत्साहित थे क्योंकि वो घर हमारे बचपन से लोकल फोकलोर का हिस्सा रहा है और हमने कभी वहाँ जाने की हिम्मत भी नहीं की जब तक मैं शहर में नहीं आया और मेरी और निक्की की सुपरनैचुरल चीज़ों में समान दिलचस्पी नहीं हुई। जैसे ही हम यार्ड के पास पहुँचे, हम सब चुप हो गए। हम नहीं चाहते थे कि कोई गाड़ी गुजरे तो शक करे। वैसे भी वहाँ बहुत कम गाड़ियाँ थीं और आस पड़ोस में भी बहुत कम लोग रहते थे। हमने अपनी फ्लैशलाइट्स बंद रखी और घर के पीछे की तरफ घूमे, कम से कम रुकावट वाला रास्ता ढूंढने लगे। हम झाड़ियों और पेड़ों के नीचे से दबे पांव गुजरे। इस मौसम में झाड़ियाँ उतनी घनी नहीं थी। शायद नवंबर का महीना था, बाहर काफ़ी ठंड थी। हम अपने साथ एक पावर ड्रिल लाए थे ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो खिड़की पर लगे प्लाईवुड बोर्ड को हटाया जा सके, और वही हमारे काम आई। जब मैं बैकयार्ड की ऊंची घास और झाड़ियों के बीच खिड़की से बोर्ड हटा रहा था, बाकी सब लोग बातें कर रहे थे। वहाँ करीब 50 पुरानी गाड़ियाँ खड़ी थीं। वो बहुत अजीब सा दृश्य था। वो अलग अलग दशकों की गाड़ियाँ थीं। आखिरकार मैंने बोर्ड हटा दिया और तुरंत ही अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया, और मैं सच कह रहा हूँ, वो हवा जमाने वाली थी। बाहर की ठंड से भी कहीं ज़्यादा ठंडी थी। हमने मजाक किया, अरे ये जगह तो पक्की हॉन्टेड है। इतनी ठंडी हवा का मतलब है कि अंदर कोई भूत है। ये मजाक था, लेकिन शायद आधा सच भी था, क्योंकि मेरे पास सबसे ज़्यादा घोस्ट हंटिंग और अर्बन एक्सप्लोरेशन का अनुभव था। मैं सबसे पहले अंदर घुसा, फिर मैंने निक्की को हाथ देकर अंदर खींचा। बाकी लोग भी आए, ईथन, मैकेंजी और बाकी 2 के नाम मुझे याद नहीं। हम उस घर के अंदर का सामान देखकर हैरान रह गए। हर आकार के डब्बे और हर तरह की चीज़ें हर तरफ बिखरी हुई थीं। कपड़े, ढेर सारी किताबें, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स। ज़्यादातर चीज़ें 70s से पुरानी नहीं लग रही थी, लेकिन कुछ किताबें उनमें पुरानी भी थीं, 17 और 1800s की, यहाँ तक कि शुरुआती 1900s की। हमने तुरंत ईवीपीज और फोटो लेना शुरू किया और धीरे धीरे घर के अंदर आगे बढ़ने लगे। मैं थोड़ा ट्रेजर हंटर भी हूँ और सामान्य तौर पर बहुत जिज्ञासु हूँ।
तो जो कुछ भी उस घर में था मैं उसे ध्यान से देखने लगा, जितना हो सके उतना टटोलने लगा। तभी मुझे उस घर के सामान और उसके माहौल के बारे में कुछ अजीब महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कई पीढ़ियां यहां आकर रहीं और फिर अचानक सब कुछ छोड़कर चली गई। सामान देखकर साफ समझ आता था कि वो अलग अलग दशकों का है, शायद 6 या 7 दशकों का। अलग अलग पीढ़ियों के लोग आए और गए। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे बाकी साथी नर्वस थे, लेकिन मैंने पहले अकेले ज़मीन के बहुत अंदर बने बंकर्स तक एक्सप्लोर किए थे, तो मैं इतनी आसानी से डरने वाला नहीं था। उनकी घबराहट की वजह से वो मजाक कर रहे थे ताकि माहौल हल्का हो सके, लेकिन इस सब की वजह से ईवीपीज लेना मुश्किल हो रहा था और मुझे चिढ़ हो रही थी। निक्की भी मेरी तरह सीरियस थी और वो भी परेशान हो गई, तो हम दोनों ने खुद को बाकी ग्रुप से अलग कर लिया। यहाँ तक कि जब वो एक कोने से घूम कर आए तो हम अंधेरे में उनसे छिप गए। हम अगले कोने से चुपचाप निकल गए, बस खड़े होकर सुनते रहे, इस उम्मीद में कि कुछ महसूस हो। उस समय हमने ईवीपीज लेने की कोशिश नहीं की क्योंकि बहुत शोर हो रहा था। फिर बाकी ग्रुप हमारे बिना ऊपर चला गया और उनके जाने के बाद शोर भी कम हो गया। जब वो नीचे लौटे तो निकी और मैं दूसरी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गए जो हमें एक्सप्लोर करते वक्त मिली थी। जब तक हम ऊपर पहुंचे बाकी ग्रुप नीचे था। वो हमारे नाम पुकार रहे थे, लेकिन हमने कोई जवाब नहीं दिया। ऊपर पहुंचकर हमने अपनी फ्लैशलाइट्स ऑन की और धीरे धीरे एक्सप्लोर करना शुरू किया। हम खिड़की के पास ही थे और तभी बाहर से कोई आवाज़ आई। हमने नीचे झांका। हमारे ग्रुप के बाकी लोग मक्के के खेत के बीच एक लाइन में चल रहे थे और उनकी फ्लैशलाइट्स जली हुई थी। उनकी लाइट्स देखकर मुझे चिढ़ हुई। वो बेवजह लोगों का ध्यान खींच रहे थे। हमने उन्हें जाते हुए देखा और मैं निकी की तरफ मुड़ा। मैंने कहा, तुम देखना, अब जब ये लोग चले गए हैं तो शायद यहाँ चीज़ें शुरू होंगी। और ठीक उसी पल हॉलवे के आखिर से एक जोरदार आवाज़ आई। जब हमने हॉलवे की तरफ देखा तो हमने एक परछाई को कमरे में हिलते हुए देखा। हम तुरंत उस कमरे में दौड़े जहां से आवाज़ आई थी, लेकिन वहां पहुंचकर हमें कुछ भी नहीं दिखा। बस कुछ बहुत पुरानी किताबें थीं। मैंने उनमें से कुछ किताबें उठानी शुरू कर दी। मेरा इरादा था कि उन्हें सोवेनियर की तरह घर ले जाऊं। कमरे से निकलने से पहले हमने कुछ ईवीपीज लिए और फिर नीचे से कुछ आवाज़ आई तो हम चुपचाप नीचे गए। हम डरे हुए नहीं थे बल्कि उत्साहित थे। हम वो घोस्ट हंटर्स बनने वाले थे जो भूतों का सीधा सामना करते हैं। चाहे कुछ भी हो, हम भागते नहीं हैं। हमने पहली मंजिल पर पुराने सामान के बीच ईवीपीज लेना जारी रखा और तभी हमें टूटी फूटी किचन में एक दरवाज़ा मिला। हमने उसे खोला और पता चला वो बेसमेंट की ओर जाता है। और सच कहूँ, नीचे जाने का ख्याल ही मुझे थोड़ा सिहरा गया। वो जगह बहुत डरावनी दिख रही थी, लेकिन मैंने खुद को संभाला। निक्की अभी तक डरी नहीं थी, तो हम बेसमेंट में नीचे उतर गए और नीचे देखकर मैं थोड़ा हैरान रह गया। वहाँ और भी सामान था, पुरानी तस्वीरें, बहुत पुराने जार में रखा खाना और सब कुछ एक मेटल रैक पर रखा हुआ था। पहली नज़र में लगा जैसे कोई अजीब प्रिजर्व किए हुए जानवर हों, लेकिन वो बस जार में रखी सब्जियां थीं। मुझे कुछ और बेहतरीन हालत में पुरानी किताबें मिली जिन्हें मैंने अपने पास रखने का सोचा। और वहाँ कुछ बहुत पुरानी तस्वीरें भी थीं जिनमें करीब 30 से 40 बच्चे घर के सामने लाइन में खड़े थे। उन्होंने सफ़ेद चोगे पहने हुए थे और सर पर सफ़ेद नुकीली टोपी थी। वो तस्वीरें बहुत अजीब लग रही थी। लगभग ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी क्लैन की यूनिफॉर्म पहने हों। फ़र्क बस इतना था कि पूरा मास्क नहीं था, बस सफ़ेद नुकीली टोपी थी। मैं एक बात बताना भूल गया।
हम पूरे समय एक जर्नल ढूंढ रहे थे, क्योंकि फैबियन हाउस आने से पहले हमने उइजा बोर्ड खेला था और बोर्ड ने हमसे कहा था कि जर्नल ढूंढो। निकी इसे लेकर बहुत अड़ी हुई थी। मैं खुद उइजा बोर्ड की बातों पर ज्यादा यकीन नहीं करता था, लेकिन फिर भी मैं नजर रख रहा था। फिर बेसमेंट में मुझे चिमनी का पुराना ऐश कैच दिखा। मैंने उसे खोला। वो पूरी तरह राख और मिट्टी से भरा हुआ था। उसका कुछ हिस्सा जमा हुआ था और उसमें जड़ें भी उगाई थी। मुझे एक पुराना लोहे का क्रोबार मिला और मैं उससे मिट्टी हटाने लगा, इस उम्मीद में कि कुछ दिलचस्प मिलेगा। और तभी अचानक मुझे एक भयानक एहसास हुआ, जैसे कोई चाहता हो कि हम यहां से चले जाएं, और वो भी तुरंत। मैं निकी की तरफ मुड़ा। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। उसने कहा, मुझे लगता है हमें यहां से निकलना चाहिए। मैंने कहा, तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। और जैसे ही मैंने ये कहा, हमारे ऊपर घर में भारी कदमों की आवाज गूंजने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई ठीक हमारे ऊपर चल रहा हो, और फ्लोरबोर्ड से धूल और राख गिरने लगी। हर कदम के साथ ऊपर लकड़ी का फर्श कांप रहा था। हमने सोचा शायद कोई दोस्त वापस आया होगा और हमें ढूंढ रहा होगा। हम धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। मेरे हाथ में अभी भी वो क्रोबार था। हमारे अंदर की कोई इंस्टिंक्ट कह रही थी कि हमें डरना चाहिए, लेकिन अजीब बात यह थी, अभी तक हमें जरा भी डर नहीं लगा था। हम सीढ़ियों के ऊपर पहुंचे। मैंने किचन की तरफ झांक कर जोर से पुकारा, हेलो, कोई है वहां? ईथन, क्या वो तुम हो? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने निकी को पीछे से किचन में बुलाया और उसे हॉलवे से डाइनिंग रूम की तरफ ले गया, जहां से हम पहले उस घर के अंदर आए थे। जैसे ही हम खिड़की के पास पहुंचे, मुझे लगा जैसे घर के दूसरे हिस्से पर कोई तूफान टूट पड़ा हो। डब्बे, कागज, सामान सब उड़ने लगे, इधर उधर गिरने लगे। मैं और निकी वहीं जमे रह गए। हम फ्लैशलाइट्स लेकर हॉलवे की तरफ देखते रह गए, किचन के उस खुले हिस्से की ओर जो घर के बाकी हिस्से से जुड़ा था। हम खड़े रहे, सुनते रहे, और वो जो भी था वो आखिर किचन में घुस आया। हमने देखा कागज, डब्बे, चीजें किचन के खुले दरवाजे के सामने से उड़ती जा रही थी। उसी पल मुझे समझ आ गया, जो भी ये चीज थी, मैं इसे देखना नहीं चाहता था, बिल्कुल भी नहीं। हमें वहां से जितनी जल्दी हो सके निकलना था। मैं निकी की तरफ मुड़ा और कहा, खिड़की से बाहर निकलो। लेकिन वो वहीं खड़ी रही, जैसे किसी ट्रांस में हो। वो बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी। मैं फिर से चिल्लाया, निकी, खिड़की से बाहर जाओ। मैंने उसे हल्का सा धक्का दिया और तभी वो होश में आई और उसने कहा, हाँ, कौन सी खिड़की? हाँ निकी, जिस खिड़की के पास खड़ी हो उससे बाहर निकलो, जल्दी। वो मुड़ी और फुर्ती से खिड़की से कूद गई। मैंने जो किताबें उठाई थीं उन्हें पहले बाहर जमीन पर फेंका, फिर खुद भी जितनी जल्दी हो सके बाहर कूदा। जैसे ही मैं जमीन पर गिरा, मैं झुककर किताबें उठाने लगा, और उसी पल मुझे पता था, वो चीज जो हमारे पीछे थी अब खिड़की तक पहुंच चुकी थी। लेकिन मैंने मुड़कर नहीं देखा। देखने की जरूरत ही नहीं थी। मैं उसे महसूस कर सकता था। एक कंपन, एक दबाव, बर्फ से भी ठंडा, दुनिया से भी भारी, जो उस खिड़की से मेरी तरफ देख रहा था। मैं और निकी भागे और बस भागते रहे। झाड़ियों के बीच से, पेड़ों की छतरी के नीचे से निकलते हुए हम बस भागते रहे। फिर हम मक्के के खेत में पहुंचे और उसी रास्ते से होते हुए जहां से बाकी का ग्रुप गया था, हम सड़क पर पहुंच गए। मेरी बेवकूफ़ी देखो, मैं अब भी उन पुरानी किताबों को बाहों में दबाए भाग रहा था। भागते हुए हम बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे।
हम अपने पीछा करने वाले की एक झलक पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे खुद नर्क हमारे पीछे हो, लेकिन हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हम पूरी ताकत से सड़क पर आधा मील दौड़कर मैकेंजी के घर पहुंचे। सड़क से हटकर घर तक पहुंचने की राहत मैं बयान नहीं कर सकता। हम दूसरी मंजिल तक सीढ़ियां चढ़े, हल्का सा नॉक किया और फिर अंदर घुस गए। रास्ते भर मैं सोच रहा था कहीं हमारे दोस्तों ने कोई प्रैंक तो नहीं किया, लेकिन जैसे ही हम अंदर पहुंचे हमने देखा हमारे सारे दोस्त डाइनिंग टेबल के आसपास बैठे थे और उस बेवकूफ़ उइजा बोर्ड से खेल रहे थे। हमें देखकर वो खुश हुए, खासकर निकी को देखकर, क्योंकि वो मुझे ज़्यादा जानते नहीं थे। मैं उनके ग्रुप में नया था और उन्हें मुझ पर पूरी तरह भरोसा नहीं था। हमने उन्हें पूरी कहानी सुनाई और मुझे लगता है उन्होंने यकीन किया। मैंने बड़े गर्व से उन्हें वो पुरानी किताबें दिखाईं। हम उन्हें पलट पलट कर देखने लगे। ऑनलाइन सर्च किया, शायद उनकी कोई कीमत लग जाए। फिर हमने अपने सारे ईवीपीज लैपटॉप में डाले, हेडफोन्स लगाकर एक एक करके सुनना शुरू किया। और जो हमने सुना वो मेरी जिंदगी के सबसे प्रभावशाली ईवीपीज में से एक था। उनमें से एक ईवीपी में एक औरत की आवाज़ आई, वो यहाँ है। और जवाब में एक धातु जैसी भारी आवाज़ आई, उन्हें कुछ ढूंढने मत देना। अब इस अनुभव के बारे में एक बात कहना चाहूँगा। मैं रात के अंधेरे में कई जगहों पर गया हूँ, वो भी अकेले। कुछ बार तो ऐसे बंकर्स में भी गया हूँ जो ज़मीन के बहुत नीचे थे और धीरे धीरे ढह रहे थे। मैं उन जगहों पर कई बार गया हूँ, लेकिन फैबियन हाउस, वहाँ मैं दोबारा कभी नहीं गया, क्योंकि मुझे पता है वहाँ अंदर कुछ डरावना है, कुछ भयानक है। और मुझे ये भी लगता है उसमें इतनी ताकत है कि वो इंसानों को नुकसान पहुंचा सकता है। मुझे ये भयानक एहसास है कि अगर मैं फिर से वहां गया तो शायद मैं वापस बाहर नहीं आ पाऊंगा। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और याद रखिए, कोई भी आवाज़ बिना वजह के नहीं होती। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानियाँ अच्छी लगी हों तो इस वीडियो को लाइक और हाइप ज़रूर करना। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही और कहानियों के साथ। नमस्कार।